नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिवर। जनता टीवी पर हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला। सर, आपका जनता टीवी पर स्वागत है। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर हरियाणा की गठबंधन सरकार को लॉकडाउन के दौरान घेरा है और खासतौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा सरकार पर कई मुद्दों पर हमलावर हुए हैं। सर, आज इस खास बातचीत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार जो लॉकडाउन का जो ये समय था, इस समय से किस तरह से निपट पाई? आप कैसे देखते हैं कि सरकार जो है वो पूरे तरीके से किस तरह से इस लॉकडाउन से निपट पाई? पवन जी, सबसे पहले तो जनता टीवी के सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कोरोना महामारी के इस काल में आप और आपका परिवार, जहां तक भाजपा जजप्पा सरकार का प्रश्न है, एक बात बिल्कुल साफ है, ये सरकार कोरोना महामारी और कोरोना महामारी के साथ साथ आए आर्थिक संकट से निपटने में औंधे मुंह गिरी है। सरकार में ना कोई समन्वय है, ना कोई दृष्टि, ना कोई नीति, ना कोई रास्ता, ना कोई सोच और ना ही किसी चीज का क्रियान्वयन। ऐसा लगता है कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को भाजपा जजप्पा सरकार ने लावारिस छोड़ दिया है। और इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 3 महीनों में एक ऐसी सरकार जो मुश्किल से 6 महीने पहले निर्वाचित होकर आई है, चाहे वो पूरा बहुमत उनका ना आया हो और बेमेल के गठजोड़ की सरकार हो, परंतु दोनों ही दलों ने, भाजपा और जजप्पा ने, जनता का विश्वास पूरी तरह खो दिया है। ये एक जमीनी हकीकत और वास्तविकता है, चाहे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कितना भी इस बात से मुंह मोड़े। रणदीप जी, आपने ये कहा कि सरकार जो है वो किसी भी मुद्दे पर सही तरीके से नहीं जो है वो काम कर पाई है। कई घोटालों का जिक्र आपने किया। पिछले दिनों जो है वो आपने ये कहा कि हरियाणा में जो गेहूं और सरसों की खरीद जो हुई, उसमें सरकार ठीक तरीके से इंतजाम नहीं कर पाई। किसानों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेमेंट का मुद्दा भी रहा। इसके अलावा आपने खासतौर पर पिछले दिनों एक मुद्दा उठाया। आपने कहा कि हरियाणा में इस कोरोना काल में शराब की तस्करी हुई। किस तरह से सर शराब की तस्करी के क्या आंकड़े आपके पास आए? कैसे आपको लगा कि हरियाणा में शराब की तस्करी हुई? हालांकि जो शराब के घोटाले में सरकार ने एक कार्रवाई की और एससीटी का गठन किया था, वो जो मामला सरकार के संज्ञान में आया, लेकिन घोटाला कैसे हुआ सर? पवन जी, एक बात बिल्कुल सामने है, गेहूं और सरसों खरीद में जो दुर्गति हरियाणा के किसान, हरियाणा के आड़ती और मजदूर की इस बार हुई, वो आजादी के बाद कभी नहीं हुई। जिस प्रकार से गेहूं और सरसों बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से पहले नष्ट हुई और फिर मंडियों में पड़ी हुई बही, इस सरकार ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा चमक खोने या नमी के नाम पर लगभग 15 रुपए प्रति क्विंटल पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य तक से काट लिए। आड़तियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया, डायरेक्ट पेमेंट के नाम पर जैसे किसान, आड़ती और मजदूर लूटा और कई कई महीनों तक पेमेंट नहीं हुई, ऐसा कोई उदाहरण किसी निर्दयी सरकार का, जो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार का है, और हरियाणा में नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, लॉकडाउन हुआ 25 तारीख को, यानी 24 तारीख की 24 मार्च की रात को 12 बजे से पहले तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने एक षड्यंत्रकारी तरीके से पूरा हरियाणा बंद कर दिया, पर शराब के ठेके खुले रखे और शराब की नदियां बहाते रहे। जब सबने विरोध किया तो सरकार को झुकना पड़ा और ठेके बंद कर दिए गए। उसकी आड़ में फिर एक नंगा खेल खेला गया। शराब माफिया ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया कमाया। सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण रहा और एक बड़ा शराब घोटाला हुआ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई। जिस दिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 10 मई 2020 को सोनीपत के सरकारी शराब के गोदाम से दीवार तोड़कर शराब तस्करी की परतें खोल दी, और जिस दिन वो सारे शक की सुई सीधे सीधे हरियाणा के सचिवालय में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों और अफसरों की तरफ पहुंची, तो रात को ही आनन फानन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उस एसआईटी को भंग कर दिया। ऐसा क्यों?
मुख्यमंत्री दोषियों को पकड़ना चाहते थे या बचाना चाहते थे? यानी आप एसआईटी की जो बात कर रहे हैं, जो जिला स्तर पर रोहतक के एडीजीपी ने जो एसआईटी गठित की थी उसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जो एक एसपी के अध्यक्षता में एसआईटी बनी थी, उसने ये साहस दिखाया कि उसने चोरों को पकड़ने की कोशिश की। जिस दिन 10 मई 2020 को कुछ लोग पकड़े और सोनीपत में गोदाम पर रेड हुई और फिर बाकी जेलों की परतें खुलने का अंदेशा हुआ, तो 10 मई 2020 की रात को ही उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को खारिज किया और 11 मई 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाने के ऑर्डर कर दिए। सबने कहा भैया स्पेशल इंक्वायरी टीम ना तो रिकॉर्ड मंगा सकती, ना किसी को गिरफ्तार कर सकती, ना कहीं रेड कर सकती, ना एफआईआर दर्ज कर सकती, ना दोषियों की गिरफ्तारी कर सकती। तो क्या यह लीपापोती जांच है? इसके बावजूद भी सुभाष यादव एडीजीपी को वहां लगा दिया गया, जो 31 मई को रिटायर होने वाले थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा 15 दिन में जांच पूरी हो जाएगी, वो रिटायर हो गए ना, आज तक जांच शुरू भी नहीं हुई। आज देख लीजिए जून का माह भी खत्म हो गया। अब उस स्पेशल इंक्वायरी टीम ने लिख कर दिया है मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कि भैया हमें तो कोई एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ही नहीं दिखाता, हम तो बेबस और असहाय है ये स्पेशल इंक्वायरी टीम, ये तो ठनठन गोपाल है। बात ये थी कि जांच पर लीपापोती करनी थी। और अब हमने 2 दिन पहले ही आंकड़े जारी किए और मैं आज जनता टीवी पर दोहराता हूं। 1 करोड़ शराब की बोतलें, चौंकिए मत, 1 करोड़ शराब की बोतलें विभागीय जांच और डीसी की कमेटी की जांच में कम पाई गई हैं। यानी जब शराब के ठेके बंद थे तो शराब के ठेके बंद होते हुए भी औने पौने दांव से नाजायज तरीके से कानून का उल्लंघन करके सरकार के संरक्षण में 1 करोड़ शराब और बियर की बोतलें बेच दी गई। और इस रिकॉर्ड में यह भी आया है, ये तो विभाग की अंदर की रिपोर्ट है, कि 19,10,000 बोतलें अतिरिक्त पाई गई। ये 2 नंबर की शराब है जो सरकार के खजाने को चूना लगाकर डिस्टिलरी से बगैर टैक्स के निकाली जाती है। यानी जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड में 20 लाख के करीब बोतल जो है वो जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड से बाहर की शराब मिली है। जी बिल्कुल, 20 लाख बोतलें वो शराब मिली जिस पर कोई एक्साइज डिपार्टमेंट की स्टैंप नहीं, कोई ड्यूटी दी ही नहीं गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या खुला खेल शराब घोटाले और शराब माफिया ने किया। रणदीप जी, ये जो तमाम रिकॉर्ड आपको मिला है, आप कह रहे हैं कि जो विभागीय जो कमेटी बनी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट है क्या ये आपके? जी बिल्कुल, ये उसकी रिपोर्ट है, प्रूफ लीटर्स में है। और मैंने बाकायदा बताया कि प्रूफ लीटर्स को बोतल में बदलने का इनका अपना आंकड़ा अंग्रेजी शराब का 6.75 से भाग देने का है, 4.5 से देसी शराब का भाग देने का है और शायद 0.87 से बियर को भाग देने का है। वो करें तो 1 करोड़ 20 लाख बोतलों की शराब की हेरा फेरी तो जग जाहिर हो गई, पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। आप ऑपरेशन कवर अप कर रहे हैं या शराब माफिया को पकड़कर उसे सजा दे रहे हैं? सवाल बड़ा सीधा है। सर, इसके अलावा आपने ये कहा कि जो सरकार का एक्साइज विभाग है वो एससीटी को अपनी डिटेल नहीं दे रहा है, और इस संबंध में जो इस एससीटी के जो चीफ हैं टीसी गुप्ता जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि मुझे अभी तक कोई आंकड़ा मेरी कमेटी के सामने नहीं दिया गया है। आपके पास जो आंकड़ा है, यानी जो जिलों की कमेटियों ने जांच की, ये आंकड़ा एक्साइज विभाग का है, लेकिन एक्साइज विभाग फिर कमेटी को जो जांच कर रही कमेटी है उसको आंकड़े दे क्यों नहीं रहा है? पवन जी, बड़ा सीधा कारण है, क्योंकि ये घोटाला इससे बहुत बड़ा मिलेगा जी। ये तो विभाग के अंदर के आंकड़ों से L1, L13 और लिकर वेंट्स जो हैं, ये तो 1 करोड़ 20 लाख बोतल का, 120 लाख बोतलों का घोटाला तो उनकी इंटरनल कमेटी से प्रथम दृष्टि से नजर आता है जी। आखिर में तो ये घोटाला और भी बड़ा मिलेगा। कितनी ज्यादा और इलिसिट लिकर, नाजायज शराब बेची गई जी। और कितनी लाखों बोतलें क्या डिस्टिलरी से निकाली गई, क्या सरकार के खजाने को कितने सैकड़ों करोड़ का चूना लगा। इन सब बातों की निष्पक्ष जांच हो तो सामने आए, पर आपने तो जो एक असहाय और बेबस स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई थी, खट्टर साहब तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं दे रहे। तो क्या ये सीधे सीधे साबित नहीं करता, जब से 6 साल से खट्टर सरकार बनी है,
वो चाहे आरक्षण के दंगे हुए हों, उनकी जांच रिपोर्ट प्रकाश कमेटी की सार्वजनिक नहीं की गई। वो चाहे धान घोटाला एक था सैकड़ों करोड़ रुपए का, उसकी कोई जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। धान घोटाला पार्ट 2, उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। छात्रवृत्ति घोटाला, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बच्चों के पेपर लीक कर बेचने के 13 या 14 घोटाले, आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। और अब शराब माफिया का घोटाला, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब सवाल पैदा होता है, खट्टर साहब, क्या आप घोटालेबाजों के साथ खड़े हैं या हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के साथ? और अगर आप हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के साथ हैं तो शराब माफिया के इस घोटाले की जांच होकर 15 दिन में जो रिपोर्ट रखनी थी, आज तो कई महीने बीत गए, उसकी कहीं चर्चा भी नहीं। हरियाणा में शराबबंदी हुई, चौधरी बंसीलाल स्वर्गीय जो हैं अब इस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हरियाणा में अवैध शराब का कारोबार एक तरह से उठा और पूरा हरियाणा जो है वो पूरे भारत में चर्चा में रहा। अब क्या इस लॉकडाउन में भी उसी तरीके का अवैध शराब का कारोबार पनपा है क्या? जिस तरीके से आपने कहा कि अवैध शराब की इस तरीके से तस्करी हुई, और साथ ही सरकार भी मान ही रही है क्योंकि एसआईटी बनाई है, एसआईटी बनाने की बात थी लेकिन बनी एसआईटी, तो सरकार कहीं ना कहीं ये तो मानती है कि शराब का तस्करी हुई है, शराब के मामले में घोटाला हुआ है, लेकिन क्या उस तरीके का अवैध शराब का कारोबार पनपा क्या हरियाणा में? देखिए, शराब माफिया सर चढ़कर इस समय हरियाणा के अंदर बोल रहा है। जिस प्रकार से ये घोटाला सामने आया, 1 करोड़ बोतलें शराब की बिक जाएं 3 महीने के अंदर और हरियाणा की सरकार को पता ना चले, क्या ये हो सकता है? कोई मानेगा? 20 लाख के करीब बोतलें, 19,10,000 बोतलें तो अतिरिक्त स्टॉक में पाई गई। बेच कितने करोड़ दी होंगी ये किसको मालूम। जी सर, ये सरकार के एसआईटी जो जांच कर रही है, हालांकि आपने कहा कि बेसहारा और असहायता के तौर पर ये लगी हुई है, क्या इससे कोई जांच जो होगी, उससे रिपोर्ट जो आएगी, उसे किसी तरीके का न्याय मिलने की उम्मीद है? मुझे नहीं लगता। खट्टर साहब का जो व्यवहार है हरियाणा में, उससे किसी घोटालेबाज को सजा मिलेगी, पर यह मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है। जी। मैं फिर भी ये चाहूंगा कि हम गलत साबित हों जी। और खट्टर साहब स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट 15 दिन में आज से, जैसा उन्होंने वादा किया था जनता टीवी और दूसरे टेलीविजन चैनल्स पर, वो रिपोर्ट सामने आए, दोषियों को सजा मिले और ये पता चले कि हरियाणा में बड़े बड़े पदों पर बैठे किस राजनीतिज्ञों से और किन अफसरों से शराब के माफिया के ताल्लुकात थे और भाजपा जजप्पा सरकार में किनके संरक्षण के नीचे ये सारा धंधा चल रहा था। यानी इसको राजनीतिक संरक्षण आप मानते हैं कि रहा होगा इस तरीके से अवैध शराब के कारोबार को? देखिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपको निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा हूं। जी। 1 करोड़ शराब की बोतलें बिक जाएं, जी। सरकार को पता ना चले, जी। पुलिस को मालूम ना चले, जी। सत्ता में बैठे सत्ताधारी सत्ताधीशों जी। का संरक्षण ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्टिलरी से जी। बगैर सरकार के टैक्स को दिए चूना लगाकर 2 नंबर की शराब निकल जाए? जी। स्टॉक टेकिंग में भी 19,10,000 से अधिक बोतलें मिल जाएं, कितने लाख या करोड़ बिक गई ये किसी को मालूम ही नहीं, जी। और सरकार को मालूम ना चले, क्या ये हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन रह जाएं या उप मुख्यमंत्री मौन रह जाएं, उन्हें मालूम ना चले? तो इसलिए इसकी जांच होगी तो ही सच्चाई सामने आएगी। तो दबाव मानते हैं क्या कि गठबंधन की सरकार है, किसी तरीके का दबाव हो सरकार के ऊपर इस पूरे मामले में, ऐसा आप मानते हैं? क्या गठबंधन सरकार का खजाना चोरी करने के लिए है? क्या गठबंधन शराब माफिया चलाने के लिए है? क्या गठबंधन शराब की तस्करी के लिए है? हरियाणा के लोग ही तो ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये मानूंगा कि किसी भी सरकार का काम तस्करी या माफिया को संरक्षण देना नहीं होना चाहिए। तो अब तो ये साबित भाजपा जजप्पा सरकार को एक निष्पक्ष इंक्वायरी से दोषियों को सजा देकर उन्हें करना है। जी सर, शराब तस्करी के अलावा आज हम बात करेंगे, जो आपने एक ट्वीट किया, आपने कहा कि जो टिड्डी दल है वो हरियाणा में दस्तक दे चुका है, लेकिन सरकार जो उसको लेकर गंभीर नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने जो है वो कृषि विभाग के अधिकारियों को या पूरी टीम को अलर्ट किया हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो हम मुआवजा देंगे, ये कृषि मंत्री का बयान है कि हम कंपनसेट करेंगे। तो टिड्डी दल का आना
या फिर उसको लेकर इंतजाम करना, कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से आप संतुष्ट नहीं है? जी नहीं, खट्टर सरकार हो या मोदी सरकार, वो माफ कीजिए मैं कड़वा शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आज तक मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने टिड्डी दल के खेती, पेड़ पौधों और वनस्पति पर हमले को नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा घोषित ही नहीं किया, तो मुआवजा क्या खाक देंगे? सर, एक जो पेट्रोल पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल की खपत ज़्यादातर वाहनों के साथ साथ किसान जो है उसके लिए डीजल की खपत बहुत ज़्यादा है, फसल की बिजाई के लिए या ट्रैक्टर के लिए डीजल की खपत है। किस तरीके से देखते हैं पेट्रोल पदार्थों के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जबकि क्रूड ऑयल के जो दाम है वो लगातार घट रहे हैं? इस सरकार जो है वो क्यों इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर रही है? मोदी सरकार हो या खट्टर सरकार, जनता से वसूली कर कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के समय में हरियाणा और देश की जनता को लूट रहे हैं। यह सरकार लोगों की मदद करने की बजाय केंद्र और हरियाणा की सरकारें लुटेरी सरकार बन गई हैं। पिछले 23 दिन में से 22 दिन मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने 11 रुपया 17 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम बढ़ाए और लगभग 9.25 रुपया पेट्रोल के दाम बढ़ाए। इसके अलावा 5 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपया केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और उसके बाद 5 मई को एक बार फिर मोदी सरकार ने डीजल पर 13 रुपया प्रति लीटर और पेट्रोल पर 10 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। यानी इन्हीं 3 महीने के अंदर डीजल पर 16 रुपया अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल पर 13 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगा दी। तो एक तरफ आपने रेट बढ़ा दिए, दूसरी तरफ आपने एक्साइज ड्यूटी लगा दी। केवल इन 3 महीने में अकेले मोदी सरकार ने 1,30,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त जनता की जेब काटकर कमाया है। और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। खट्टर साहब ने क्या किया? खट्टर साहब ने 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर का हरियाणा में टैक्स और लगा दिया जी। तो ऊपर 11.25 रुपया 17 पैसे मोदी जी ने ले लिए, 1 रुपया 10 पैसे खट्टर साहब ने ले लिए, तो किसान को डीजल में 12.5 रुपया के करीब के नीचे दे दिया प्रति लीटर के अतिरिक्त 3 महीने में। ऐसी सरकारें जो जनता की जेब लूटकर अपना खजाना भरे, उनको एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं और लोग इसका निर्णय अवश्य करेंगे। ये हरियाणा में जो टैक्स लगाया है डीजल पे, पेट्रोल पे, ये कोविड सेस के नाम से सरकार ने पिछले दिनों एक फैसला लिया, कई और चीज़ों पर भी टैक्स लगे। हरियाणा में रोडवेज का किराया बढ़ा या फिर कोविड सेस शराब पे लगा। क्या देखते हैं कि इस कोविड की जो महामारी है उसमें सरकार ने जो टैक्स लगाया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कोरोना महामारी में और उससे उत्पन्न हुए आर्थिक संकट में जी सरकार की यह जिम्मेवारी थी कि जनता की मदद करे। जी। सरकार का काम होता है लोगों की मदद करना, परंतु खट्टर सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर लगाकर हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को लूटा है। क्या यह वाजिब है? क्या यह चुनी हुई सरकार को करना चाहिए? क्या चुनी हुई भाजपा जजप्पा सरकार को यह निर्दयी पूर्ण फैसला लेना चाहिए? और एक बार नहीं, एक बार पहले बस का भाड़ा बढ़ाया और आज फिर बस का भाड़ा बढ़ गया। वो कैसे? जी। क्योंकि 52 यात्रियां अब सफर नहीं कर सकती, 52 सवारियां बस में जी। तो जो एक्स्ट्रा टोल लगेगा जी। अब 23 सवारी सफर करेंगी तो 23 सवारियों को 52 सवारियों का टोल देना पड़ेगा जी। एक अतिरिक्त बोझ आज और जड़ दिया जी। और 1 अप्रैल 2020 से मैंने ये मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा, मोदी सरकार ने टोल के रेट भी बढ़ा दिए जी। तो पेट्रोल का रेट बढ़ाया, डीजल का रेट बढ़ाया, जी। टोल का रेट बढ़ाया, बस का भाड़ा बढ़ाया और हर चीज और महंगी कर दी। तो जनता एक तरफ से जेब में पैसा नहीं, दूसरी तरफ से मोदी जी और खट्टर साहब मिलकर जो पैसा है उसको लूटने में लगे हैं। सरकार का काम वसूली नहीं हो सकता पवन जी, सरकार का काम मुश्किल के समय में जनता की मदद करना है। यह सरकार सही मायनों में जन विरोधी है।
आपने तमाम मुद्दों पर बात की रणदीप जी। सरकार कह रही है कि अगर कोई मामला सामने आया, चाहे वो शराब घोटाला हो या किसी भी तरीके का कोई मामला सामने आया, आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पेपर लीक की बात की, सरकार कहती है कि हम पूर्व की सरकार की तरह मामलों को दबाते नहीं है। जब कोई मामला सामने आता है हम जांच करवाते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एचएसएससी में जो घोटाले की बात है उसमें उन्होंने कहा कि हमने एचएसएससी के ऊपर छापेमारी करवाई और जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और साथ ही अब शराब घोटाले की बात अगर हम करें तो सरकार कहती है कि शराब घोटाले में हमने एसयूटी बना दी, धान घोटाले में भी हमने धान की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई और जहाँ जहाँ कमियाँ मिली वो हमने कार्रवाई की। तो कहते हैं कि विपक्ष केवल मुद्दा बनाता है, लोगों को गुमराह करता है। खासतौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो अपने शब्दों के मायाजाल से शब्द घड़ते हैं और सरकार पर निशाना साधते हैं। लेकिन आज हम मुद्दे जो सामने आते हैं, कई कमियां खामियां अगर सामने आती है तो हम जांच करवाते हैं और कार्रवाई करते हैं। काश खट्टर साहब आम जनमानस की पीड़ा को समझ सकते। खट्टर साहब ये बताइए, आपने आज तक जो हरियाणा में दंगे हुए प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या इसलिए नहीं किया कि भाजपाई नेताओं का षड्यंत्र की पोल ना खुल जाए? मैं ये सवाल आपसे आज पूछता हूं जनता टीवी के माध्यम से। दूसरा सवाल, आपने जो धान घोटाला पार्ट 1 था, कहा उसकी जांच होगी, आज तक उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या इसलिए नहीं किया कि कहीं सरकार में बैठे लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए? धान घोटाला पार्ट 2 में आपके विभाग के एक बड़े अधिकारी ने 100 करोड़ के स्कैम की बात की। जो 100 करोड़ का घोटाला जिन लोगों ने किया था, क्या उनके तार सीधे सीधे सरकार में बैठे लोगों से नहीं जुड़े थे? फिर ना किसी नीचे वाले को ना ऊपर वाले को सजा क्यों नहीं मिली? आपने यहां तक अनुसूचित जाति के बच्चों का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, आज तक किसी को सजा नहीं मिली, ना रिपोर्ट सामने आई। हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, जब शराब माफिया को पकड़ने लगी तो एसआईटी को भंग कर एससीटी बना दी और उस पर पर्दा डाल दिया। आज तक उनको कागज ही नहीं मिले, वो जांच कब करेंगे? हर बार जब घोटाला सामने आता है, हर बार जब गड़बड़ झाला सामने आता है, तो हर बार उस पर लीपापोती करके उसे बंद कर दिया जाता है। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर लें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का एक ऑडियो सामने आया, मुझे नहीं पता वो सच था या झूठ, जिसमें 60 लाख रुपया सीधे सीधे नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए मांगे जा रहे थे। आपने जांच करवाना तो दूर, उन भारती साहब को आपने 3 साल के लिए और चेयरमैन बना दिया। ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया, आपने उन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड कर उन्हें और आगे बढ़ा दिया। 13 या 14 पेपर लीक हो चुके, उनमें से एक पेपर लीक घोटाले में भी किसी आदमी को सजा हुई, किसी आदमी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर या चेयरमैन को हटाया गया नहीं, उल्टा उन्हें और आगे बढ़ाया गया। जब ये तो ऐसा लगता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ही तो नहीं प्रोत्साहन दे रही इन घोटालेबाजों को। सर, ये जो शराब घोटाले में एससीटी और एसआईटी का जो मामला रहा, अनिल विज जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि उन्होंने एसआईटी बनाने की सरकार को फाइल भेजी और बनी एससीटी। तो इसमें भी कहीं ये मानते हैं कि सरकार ने एसआईटी जानबूझकर नहीं बनाई? जी बिल्कुल। अगर आप शराब घोटाले की बात करें, देखिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एससीटी के पास राइट भी आपने जिक्र किया जी बिल्कुल, इसीलिए मैं बताया, आपके दर्शकों को मैं बताऊंगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, उसमें केवल और केवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या एसआईटी बनाई जा सकती है धारा 2O व धारा 2H में जी। स्पेशल इंक्वायरी टीम की कोई पहचान नहीं जी। एसआईटी को यह अख्तियार था कि वो रेड करे, वो रिकॉर्ड खंगाले पुलिस का या एक्साइज डिपार्टमेंट का, गिरफ्तार करे, बयान दर्ज करे, एफआईआर करे, दोषियों को अंदर करे। जी बिल्कुल। जब लगा 10 मई 2020 को ये होने लगा है और सोनीपत में वो सारा गड़बड़ झाला पकड़ा गया एसआईटी के द्वारा, तो रातों रात उसे खारिज क्यों कर दिया? जी। और फिर उसे एसआईटी खारिज करके एससीटी बनाई जिसे कोई अख्तियार ही नहीं। जी। इसीलिए 11 मई 2020 से अब जून खत्म हो गया, जी। आज तक
उस स्पेशल इंक्वायरी टीम को एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एक कागज भी नहीं दिखाया। वो बेबस, असहाय और पंगु है। क्या ये नहीं दिखाता कि सरकार की मंशा लीपापोती करने की है? एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट के कागज की बात हमने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी थी सवाल के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि मैं जानकारी नहीं सार्वजनिक कर सकता क्योंकि इस मामले में एससीटी जांच कर रही है और अब एससीटी ही इस पूरे मामले को देखेगी। एससीटी को रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो अभी जो रिकॉर्ड है वो टीसी गुप्ता जो कमेटी के चेयरमैन है उनके मुताबिक नहीं मिला है। उन्होंने पिछले दिनों एक लेटर लिखा है। तो सर ये वजह क्या मानते हैं? अभी तक रिकॉर्ड वजह बड़ी सीधी है, शराब माफिया को नहीं पकड़ना। भाजपा जजपा सरकार के द्वारा शराब माफिया की जांच ही नहीं करनी और शराब माफिया को सजा नहीं देनी। प्रथम दृष्टि से तो यही लगता है जी। नहीं तो आप बताइए वो स्पेशल इंक्वायरी टीम मक्खी क्यों मार रही है? जी। आज तक तो उन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट का एक कागज नहीं मिला। जी। 15 दिन में मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था कि जांच पूरी हो जाएगी। जी। 15 साल भी वो पूरी नहीं होने वाली। जी। जब और रिकॉर्ड नहीं मिला, बात बड़ा सीधा है, लीपापोती करो आगे चलो, यही खट्टर सरकार का पुराना नारा है। सर इस लॉकडाउन के दौरान तमाम मामले जो अभी आपने बताए या इससे पहले आप लगातार उठाते रहे, तमाम मामले सामने आए, चाहे वो शराब घोटाला या अन्य मामले, इनको लेकर लॉकडाउन में आप किसी तरीके से लोगों के बीच में नहीं जा पाए। आपने मीडिया के माध्यम से या जिन जिन प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते थे सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचे। क्या सरकार के खिलाफ किसी तरीके की कोई रणनीति आप बना रहे हैं? कांग्रेस रणनीति बना रही है किसी तरीके से ताकि सड़क पर उतरें या फिर लोगों को तमाम मुद्दों पर कांग्रेस अपने साथ लेकर खड़ी हो? देखिए, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमने और कई बार अलग से भी मैंने और किसान भाइयों के साथ बैठकर उनकी बातें उठाई। जी। उदाहरण के तौर पर खट्टर साहब ने एक तुगलकी निर्णय किया जी। कि अब किसान को डार्क जोन में डाल दिया जाएगा। जी। और कुरुक्षेत्र अंबाला से लेकर कैथल और जींद तक का सारा किसान और सरसा तक का उसमें आ गया। बिल्कुल। हमने जब विरोध किया तो सरकार को आखिर में झुक कर जी। कि आप जीरी नहीं लगा सकते, धान की फसल नहीं लगा सकते, जी। आखिर में खट्टर साहब को वो निर्णय वापस लेना पड़ा। जी। अब एक नया तुगलकी निर्णय निकाल दिया है जी। कि किसान को राई शूट नहीं देंगे। जी। भैया राई शूट नहीं देंगे तो वो धान लगाएगा कैसे? जी। जब आप कान यहां से नहीं पकड़ पाए तो आपने ऊपर से पकड़ लिया। जी। 15 जुलाई तक हम इंतजार कर रहे हैं जी। और ये सामने आ गई, 10 दिन दूर है। अगर किसान के साथ राई शूट देने में सरकार ने कोताही की तो हर जगह फिर धरने और प्रदर्शन होंगे। सर ये सरकार जो है वो लॉकडाउन के दौरान ये कहती है कि जो रेवेन्यू नहीं आया, राजस्व नहीं मिला सरकार को, इसकी वजह से जो अव्यवस्था जो है आर्थिक तौर पर वो प्रदेश में बिगड़ी। और अब आप किस जगह पर देखते हैं प्रदेश के जो पूरी जो राजस्व व्यवस्था है उसको किस जगह पर देखते हैं? पवन जी, जब हमने सरकार छोड़ी 2014 में तो हरियाणा पर मुश्किल से 60,000 करोड़ रुपए कर्ज था। जी। जो केवल हमने नहीं लिया, वो सब सरकारों ने जो लिया था। जी। जी। आज 1,70,000 करोड़ से अधिक कर्ज तो इस साल के आखिर में हो गया था। 1,10,000 करोड़ तो तब लिया कर्ज खट्टर सरकार ने जब कोई कोरोना नहीं आया था। वो पैसा कहां गया खट्टर साहब? क्योंकि हरियाणा के तो किसी व्यक्ति को कोई फायदा 1,10,000 करोड़ का मिला नहीं। दूसरा, कोरोना जब आया तो सरकार ने बजट पेश किया था और खट्टर साहब ने बड़ी बड़ी ढींगे हाँक कर ये कहा था कि कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, बड़ा रेवेन्यू है, सब कुछ है। जी। ये साल का आखिर नहीं है, ये साल का शुरू है। तो वो पैसा तो आपके पास उपलब्ध है, वो पैसा तो कोरोना की वजह से खत्म नहीं हुआ। आपने कहा कि 53,000 करोड़ रुपया हमारे पास है, तो वो पैसा कहां गया? वो पैसा अब क्यों नहीं आप उससे जनता को राहत दे रहे? मैं मान सकता हूं कि साल के आखिर में कोरोना आ गया होता तो आप कहते कि वो पैसा तो साल के बीच में खर्च हो गया। जी। अब तो कोई पैसा खर्च हुआ ही नहीं। जी। तो बगैर पैसा खर्च किए सरकार का पैसा गुम और गायब कहां हुआ, इसका जवाब भी मुख्यमंत्री और भाजपा जजपा सरकार हरियाणा की जनता को दे। जी। तो ये रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे साथ है। सर, जनता टीवी को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम मुद्दों पर हरियाणा की गठबंधन सरकार को और साथ ही केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर रणदीप सुरजेवाला ने घेरा है। खासतौर पर हरियाणा के शराब घोटाले में इनका आरोप है कि सरकार इस पूरे मामले को कवर अप कर रही है। सरकार इस मामले में जांच जो है
वो नहीं करवाना चाहती। जांच करवाना अगर सरकार चाहती तो सरकार एसआईटी बनाती, ना कि एससीटी। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि 15 जुलाई तक अगर सरकार ने जो राइस शूट का जो पानी का जो मसला है उस पर अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले में प्रदर्शन करेगी, लोगों के बीच जाएगी। तमाम मुद्दों पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी राय जनता टीवी पर रखी है। धन्यवाद।